गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आज की कक्षा। और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ। तो भाई जरा जल्दी से आ जाओ, है ना, क्योंकि आज ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ग्राफ के साथ एक्चुअली में क्या है ना कि हमको इसके क्वेश्चंस हर चैप्टर में मिलने वाले हैं, हर चैप्टर में मिलेंगे, कैसे सॉल्व करने वाले हैं और इतनी सारी चीजें कैसे दो कॉन्सेप्ट के ऊपर टिक जाने वाली हैं, वो सारी की सारी चीजें सिखाने वाला हूं। बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, जरा जल्दी से आ जाओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आज क्या बात करने वाले हैं अपन कि क्या ग्राफ होता है। वॉट मतलब ग्राफ क्या होता है, क्या ग्राफ होता है नहीं, मतलब क्या ग्राफ होता है ना, मतलब व्हाट इज ग्राफ। हिंदी भी एक शब्द इधर का उधर हो जाए तो अनर्थ हो जाता है नहीं। खैर, व्हाट इज ग्राफ, व्हाट ग्राफ टेल्स अस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ एंड एरिया ऑफ ग्राफ। ये सारी चीजें अपन लोग आज के अपने की कक्षा में बात करने वाले हैं। जरा जल्दी से आ जाओ, है ना, हाय हेलो कर लो मुझसे कि मुझे पता चल जाए कि तुम लोग आ गए हो। चलिए, अब लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या बात की थी, किसी को याद है अपन ने लास्ट क्लास में क्या बात की थी। अपन लोगों ने जो बात करी थी वो सीक्वेंस एंड सीरीज की थी। हम लोगों ने जो बात की थी उसके अंदर बाइनोमियल इंटरप्रिटेशन, बाइनोमियल थ्योरम की भी बात करी थी हम लोगों ने। और जो हमने बात की थी उस बात को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, मतलब एक बार रिकैप कर लें, तो उस रिकैप के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीक्वेंस और सीरीज में दो तरह की सीरीज पर बात करी थी। एक हमारे पास थी अर्थमेटिक और एक हमारे पास थी ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें हमारे पास सीरीज कुछ ऐसी थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। और जो इसमें हमारे पास nth टर्म था वो था हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जब हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे थे तो ये हमारे पास ऐसा था ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसमें जो nth टर्म था हमारे पास वो था ए आर टू दी पावर n माइनस वन, वेयर आर इज कॉमन रेशो। ऐसी कुछ था, ऐसी कुछ था, हाँ या ना। अब अगर अपन देखें यहां पर तो बेसिकली यहां पर इस सीरीज का जो सम आता था अपने पास, अगर फाइनाइट है तो a इंटू आर टू दी पावर n, सॉरी इस केस में तो अपने पास सिंपल था n बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म यानी दिस, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर हम ज्योमेट्रिक में बात करें तो हमारे पास n टर्म्स का जो सम था वो था हमारे पास a आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वेयर आर इज नॉट इक्वल टू वन एंड आर इज ग्रेटर देन वन। अगर लेस देन वन होता तो वन आगे आ जाता, आर पीछे चला जाता। और इनफाइनाइट जीपी का जो सम है, इनफाइनाइट जीपी, इसका जो हमारे पास सम आता था वो आता है a अपॉन आर माइनस वन और a अपॉन वन माइनस आर। आर ग्रेटर देन वन है तो ये होगा, आर लेस देन वन है तो ये होगा। ये हमने लास्ट कक्षा में बात करी थी, ठीक है। इसके बाद बाइनोमियल की बातें करी थी और बाइनोमियल के केस में हम लोगों ने, चलो बढ़िया, आ गए हो एकांशी की नहीं आए हो। बाइनोमियल के केस में अपन ने ए एक्स प्लस वाई टू दी पावर एन, इस पर चर्चा करी थी। और हमने ये कहा था ये होता है समेशन एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर, वेयर आर इज इक्वल टू वन टू एन। वही है, जनरल टर्म के टर्म्स में लिख दिया, वन सॉरी जीरो से एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन वाई टू दी पावर जीरो, फिर एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वाई टू दी पावर वन, फिर एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू वाई टू दी पावर टू एंड सो ऑन। इसी तरह कर रहे थे हम लोग। चलिए बढ़िया, बाइनोमियल। और इसमें फिर हमने एक स्पेशल सीरीज लगाई थी कि अगर x वेरी वेरी लेस देन वन है तो वन प्लस एक्स टू दी पावर n इज नियरली इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। ऐसे कुछ था हमारे पास, यस और नो, था ऐसे ही, आया ना बेटा। चलो तो एक बार जरा जल्दी से बोर्ड को देख लो कि भैया हमने ये पढ़ा था और ये हमारा हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब। एक बार देख लो जरा जल्दी से,
ओके, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड पूरी कहानी है। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो मेरी थी आपसे वो क्या था कि व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर विच आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स, ये आप इसका ग्राफ बनाओगे। क्यों? क्योंकि y और x दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब दो क्वांटिटीज हैं और एक रिलेशन है उनके बीच में। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? हाँ। क्यों? क्योंकि y और x दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं और ये आपस में एक रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड है। क्या y इज इक्वल टू साइन एक्स का आप ग्राफ बना सकते हो या साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि यहां पर साइन एक्स और एक्स स्क्वायर ये एक पूरा का पूरा फंक्शन है या टर्म है और ये y और x के बीच में एक रिलेशन है। सो आप यहां पर ग्राफ बना सकते हो। तो ग्राफ क्या होता है बेसिकली? बिल्कुल सिंपल भाषा में, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन और कर्व विच शोज द रिलेशन बिटवीन और वेरिएशन इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, क्या ये क्लियर है? चलिए बढ़िया, ओके ग्रेट। अब अगर अपन बात करें तो जब भी अपन ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ के इंटरप्रिटेशंस जब भी हम निकालेंगे तो भैया एक या तो हम बात करेंगे किस चीज की, स्लोप की, और या फिर हम बात करने वाले हैं एरिया की। सो बेसिकली जब भी इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, जो चीज है वो तो है, y और x के बीच में ग्राफ है तो y और x के बीच का रिलेशन तो वो हमें बता ही रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहता हूं, एक मिनट बच्चा, ये मैंने कहां से निकाल लाया? ओके चलो, अब अगर y और x के बीच में ग्राफ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं y इज इक्वल टू x, ऐसा कोई ग्राफ है y और x के बीच का, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल रही है? इससे ये निकल रहा है कि x की वैल्यू कुछ भी हो, y जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। बाकी कुछ भी हो सकता है यहाँ कांस्टेंट, मगर x की पावर 0 x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक ग्राफ है तो आप ये कहोगे कि सर ये तो क्लियर दिख रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है और लीनियरली बढ़ रहा है। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास y है और ये मेरे पास x है, तो आपको यहां पर एक इंटरप्रिटेशन मिल रही है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में देखो आप x की वैल्यू बढ़ी, x की वैल्यू उसी रेट से बढ़ रही है, मगर y की वैल्यू बढ़ने का जो रेट है वो ज्यादा होता चला जा रहा है। सो जो हमको y और x के बीच का जो ग्राफ है, हाय कांशी, लेट हो तुम, लेट आते हो यार क्लास में बच्चा। तो अपन को जो यहां पर रिलेशन बताता है ग्राफ, तो y और x के बीच का जो ग्राफ होता है, पहली चीज तो हमें यही बता देता है कि y और x किस तरह से आपस में रिलेट करेंगे, है ना, कि y और x कैसे रिलेट करते हैं। ये बता रहा है कि x की पावर 0 पर है, ये बता रहा है कि पावर 1 पर है, ये बता रहा है कि पावर 2 या ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हमको पहली चीज तो ग्राफ जो है वो उन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन बताती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस। इसके बाद दूसरी चीज क्या बताएगी हमको? स्लोप। और तीसरी चीज हमको क्या बताने वाला है? एरिया। ठीक, अब अगर अपन देखें स्लोप, स्लोप क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करी है बट आज अपन डिटेल में बात करेंगे। स्लोप क्या होता है अपने पास? तो स्लोप इज बेसिकली, स्लोप मतलब मैं आपको हमेशा अब जब याद कराने वाला हूं इसको, तो मैं आपसे कहूंगा स्लोप मतलब मेरे लिए डिवीजन। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो, स्लोप मींस डिवीजन, बस ऐसे याद रखो। अगर किसी ग्राफ से पता करना है कि क्या देने वाला है ये ग्राफ, तो अगर ये मेरे पास y एक्सिस पर है और ये x है, तो इस ग्राफ की स्लोप मुझे देने वाली है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो स्लोप इज बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन अगर आप गौर से देखो तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ रहा है? x1 कॉमा y1, ये आपके पास क्या है? x2 कॉमा y2, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो बेसिकली ये जो गैप है, ये गैप कितना हो गया? ये आपके पास है x1
ये आपके पास है x2, तो x1 x2 माइनस x1। और अगर आप ये देखो कि ये गैप कितना हो गया, तो ये आपके पास पूरा का पूरा y2 है और इतना y1 है, तो ये आपके पास हो गया y2 माइनस y1। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं मेरे बच्चे, तो ये ट्राइंगल मुझे क्या बता रहा है, ये क्या है, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1, और ये क्या है, बेस x2 माइनस x1। सो बेसिकली tan थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दैट इज बेसिकली योर स्लोप, दैट इज योर m, और ये जो एंगल है इसका tan थीटा अगर हम ले ले तो भी तो यही आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा या ग्राफ की स्लोप क्या होती है, ग्राफ की स्लोप हमें बताती है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या फिर वो जो लाइन है, ये जो हमारे पास टेंजेंट है, ये लाइन x पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल का tan थीटा। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब कि भैया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, नंबर 1। नंबर 2 फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। या फिर स्लोप मतलब उस पर्टिकुलर लाइन, जो लाइन बन रही है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो, अगर कर्व होगा तो फिर अलग कहानी है, वो भी बताता हूं। तो अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका tan थीटा भी मेरे पास स्लोप है। अभी मैं इस पर आऊंगा अच्छे से और प्रैक्टिस करवाऊंगा, डोंट नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो अब देखो भाई आगे, अगर मैं इसी चीज में कह देता आपसे कि मेरा जो ग्राफ है वो ग्राफ तो यार भाई ऐसा है ही नहीं, मेरा ग्राफ तो थोड़ा सा कर्व है, मान लीजिए ये y है, ये x है, और मेरा ग्राफ थोड़ा सा ऐसा है। अब इस केस में मैं क्या बोलूंगा, स्लोप क्या है भाई, यहां पर मैं क्या बोलूं, स्लोप क्या है? तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं भाई, यहां पर अगर आपको स्लोप चाहिए तो आप क्या करिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, और ये पॉइंट पर स्लोप निकालनी थी तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया। ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उस एक्सिस, उसका tan थीटा आपके पास उस पॉइंट की स्लोप हो जाएगी। या फिर इसी चीज को अपन लोग बोलने लग जाते हैं dy बाई dx, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल है तो आप एक पॉइंट पर आ गए, पॉइंट पर आ गए तो इसीलिए आपको छोटा सा सेक्शन ही लेना पड़ा। और जब भी छोटा सा बिंदु सा इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होते, छोटे सेक्शन की बात कर रहे होते, तो वहां पर अपन के पास क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली अब आपको यह समझ में आ गया कि आपके पास दो पॉइंट दिए हो तो आप स्लोप कैसे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आपको एंगल दिया जाए तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास वेरिएबल है, कर्व है, तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उस एंगल का थीटा निकाल के tan थीटा से भी निकाल सकते हो या dy बाई dx से भी निकाल सकते हो। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ मुझे, इज इट क्लियर, यस और नो टिल दिस पॉइंट? अभी तक हमने जो भी बातें करी हैं क्या वो क्लियर है, यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, चलिए मान रहा हूं कि ये क्लियर है। अब मैं आपको इसी चीज को थोड़ा सा और इलॉबरेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो जरा, अगर मैं आपसे कहता, अभी मैं प्रैक्टिस तो और कराऊंगा ही, ये तो यहीं पे हाथ साफ कर रहे हैं अपन। ये y है, ये x है, मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन। इसमें मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यहां से ये 2 है और ये 4 है, और ये आपके पास 8 है और ये 16 है। बताइए स्लोप क्या होगी? तो आपने कहा सर एक बात बताइए, क्या मुझे दो पॉइंट्स पता है? हाँ पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी कि ये वाला हो गया x और ये y, तो ये हो गया 2,4, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट है 8 और y कोऑर्डिनेट है 16, तो 8,16। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसकी स्लोप क्या होगी, तो इसकी स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सो y2 माइनस y1 16 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 8 माइनस 2 यानी कि 12/6 यानी कि 2, यहां पर स्लोप है। सो बेसिकली आपके पास स्लोप निकल कर आ गई कि भैया यहां पर जो स्लोप आ रही है ये 12 है, ये 6 है, 12/6 कर दिया और मेरे पास स्लोप आ गई। एक तरीका, अगर मैं आपसे कहता
कि ये मेरे पास एक ग्राफ है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ये y है ये x है। आप इसको आगे बढ़ाओगे तो भी वही बात है। अब मैं आपसे कहता हूं इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, तो आप क्या कहोगे मुझसे, सर स्लोप निकालना है तो आपने बोला स्लोप मतलब डिवीजन होता है, और इस पॉइंट पर मेरे पास अगर एंगल थीटा है 60 डिग्री है तो टेन थीटा, क्योंकि मुझे अब दो पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, मुझे अगर एंगल पता है तो बेस्ट फॉर्मूला है टेन थीटा। तो मुझे जब यहां एंगल नहीं पता था तो मैं टेन थीटा नहीं लगा रहा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर रहा था। यहां मुझे एंगल पता चल गया तो मैंने फिर बात क्या करी कि भैया टेन थीटा अपने पास ये होता है, तो ये अपने पास स्लोप निकल कर आ गई क्या निकल के, ठीक है कांची, आया ना बोला करो बच्चे। चलिए इसके बाद अब ये चीज अपन को क्लियर हो गई कि मैंने जब स्लोप की बात करी तो किस तरह से मैंने स्लोप निकाला है। अब अगर अपन एक स्टेप और आगे चलें तो अब अपने पास जो अगला जो अपने पास आता है, इसको क्या हो गया, अब अपने पास आता है स्लोप। तो ये मैंने आपको कर्व सरफेस बताई दिया, कर्व सरफेस के केस में हम लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पर क्यों नहीं जा रहे हैं, ये चीज मैंने आपको सिखा दी। और मैंने आपको बता दिया कि कर्व के केस में अपन क्या करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक, ये चीज भी नोट हो गई। हाँ तू बताया तो कर, मुझे पता कैसे चलेगा मुझे कि तुझे आ रहा है। चलो अब अगर अपन बात करें तो मैंने आपसे कहा था एक चीज और अपन निकालते हैं ग्राफ से, और वो होता है एरिया। और एरिया को मैं क्या याद रखूंगा जल्दी से, पहले तो मुझे ये टाइप करके बताओ, स्लोप को मैंने क्या रखा याद, स्लोप मतलब डिवीजन, स्लोप मतलब डिवीजन, स्लोप मतलब डिवीजन, बोलो मेरे साथ, स्लोप मतलब डिवीजन, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, स्लोप मतलब डिवीजन, स्लोप मतलब डिवीजन, स्लोप मतलब डिवीजन। एरिया मतलब प्रोडक्ट, अगर मुझे किसी का एरिया निकालना है ग्राफ का तो एरिया मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है। तो अगर मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है तो मुझे इसका ग्राफ का एरिया क्या देगा, y इंटू एक्स। अब जो भी बन जाए, अब वो जो भी बन जाए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं यहां पर, तो मेरे पास एग्जाम्पल जैसे ये है, देखो गौर से, ये मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास मान लेते हैं कि यहां पर मास है और यहां पर एक्सेलरेशन है, जस्ट एन एग्जाम्पल, और जो भी इसका ग्राफ आता। अब मैं आपसे बोलता इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो आप बोलते सर इस ग्राफ का एरिया देगा प्रोडक्ट, y एक्सिस पर है मास, x एक्सिस पर है एक्सेलरेशन, मतलब इसका एरिया देगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे बोलता कि भैया एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, कि यहां पर अगर मेरे पास एक ग्राफ है और यहां पर फोर्स है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, तो बताइए इस ग्राफ का एरिया क्या देगा। तो आपने क्या सीखा, एरिया मतलब प्रोडक्ट। हमारे मास्टर ने एक ही चीज सिखाई है कि मैं बड़े आसानी के साथ एरिया मतलब प्रोडक्ट कर सकती हूं, तो यहां पर मेरे लिए हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी द आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर आंसर आ जाएगा, इसका जो एरिया आने वाला है वो आने वाला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विच इज एक्चुअली आगे जाके हम सीखेंगे वर्क डन होता है। तो स्लोप मतलब हमारे पास क्या था, स्लोप मतलब डिवीजन था, एरिया मतलब प्रोडक्ट, इससे हम याद रख ले जाएंगे। अब यहां पर जब अपन को एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए कुछ स्टैंडर्ड एरियाज हमें पता होने चाहिए। ये हमें मोशन इन 1D हो, चाहे हमारे पास लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे हमारे पास वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे हम ग्रेविटेशन की बातें करें, आगे जाके SHM की बातें करें, वेव्स की बातें करें, 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, कहीं पर भी जाओ, ग्राफ पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और ये आज की जो कक्षा है ग्राफ की, इसके बाद तुम्हें कहीं पर भी ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अगर अपन यहां पर समझें और देखें तो देखो भाई, स्क्वायर अपने पास अगर साइड लेंथ x है तो ये अपने पास x स्क्वायर होता है। ट्राइंगल की बात करें तो ये अपने पास क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर अपन लोग सर्कल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल की बात करें तो b इंटू एच। अगर इलिप्स की बात करें, एक्लिप्स की बात करें, सॉरी इलिप्स सही है, माय बैड, इलिप्स की बात करें तो पाई ए बी। ए क्या होता है यहां पर मेजर एक्सिस, और बी क्या है, ए क्या है अपने पास मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, आधा ओवल शेप है ना, और बी क्या है हमारे पास, सेमी माइनर एक्सिस। अगर हम लोग ट्रेपेजोइडल की बात करें या ट्रेपेजियम की बात करें, इन दैट केस हमारे पास होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम।
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने अभी तक क्या सीखा? मैंने अभी तक सीखा कि जब भी मैं ग्राफ कर रहा हूं, ग्राफ में मैं स्लोप कैसे निकाल सकता हूं। मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं? मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मुझे याद हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्या करा? मैंने ये बोला कि भाई मेरे को एरिया निकालना है। एरिया निकालना है मतलब प्रोडक्ट है ग्राफ में, y और x में जो भी क्वांटिटीज है उनका मल्टीप्लाई, वो अपन को आउटपुट देगा एरिया का। एरिया निकालने का सिंपल तरीके ये है, अगर ये नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं मिला तो फिर इंटीग्रेशन है। ठीक है, चलिए ये बात भी समझी अपन ने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमको भी ये बात समझ में आई है। आज तुम बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स कर रहे हो। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, बट तुम्हारा रिस्पॉन्स आज बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्लास में, क्योंकि तुम्हारा रिस्पॉन्स हाथ शायद टाइप करने में दिक्कत आ रही है, या तुम क्लास में नहीं हो, जो भी है ना, ऐसा मत करो भाई। चलिए अब अगर अपन देखें यहां पर एक क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अब मैंने कहा था मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ भागूंगा, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं, बड़े आराम से देखो, ये पहला है, हमेशा तुम कहते हो ना कि मुझे करने दो, ये फर्स्ट है, यहां पर ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है, ये आपके पास फोर्थ है। और अब आपसे ये कहा गया कि भैया ये बताओ इन ग्राफ्स की स्लोप क्या देगी। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं इनको करने के लिए। ओके, ठीक है, पहली वाली चीज आपको क्या देगी अगर आप स्लोप की बात कर रहे हो तो फर्स्ट आपको देगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्लोप हो जाएगी आपके पास, मैंने कहा था ना स्लोप मतलब डिवीजन, तो बेसिकली ये आपको देने वाला है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये आगे जाके मैं सीख लूंगा कि भैया ये वेलोसिटी होता है, तो मैं बोलने लगूंगा कि स्लोप इसकी वेलोसिटी है, बट ये आगे जाके सीखूंगा मैं। अभी तो मुझे ये पता है स्लोप मतलब डिवीजन। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अगर मैं यहां की बोलूं कि इस ग्राफ की स्लोप मुझे क्या देने वाली है, तो y एक्सिस का चेंज अपॉन x एक्सिस का चेंज, डिवीजन, स्लोप मतलब डिवीजन। तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। अगर किसी ने मुझसे कहा कि बताइए भाई इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो आप कहेंगे सर स्लोप मतलब डिवीजन, यानी चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, यानी कि ये जर्क कहलाता है। आगे जाके सीखेंगे अपन। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए भाई इस ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो दैट विल बी चेंज इन फोर्स अपॉन मास। बेसिकली ये अपने पास है, और यहां पर उन्होंने कुछ बोल दिया होगा कि भाई हमारे पास एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये आपके पास स्लोप आ गई, और फोर्स अपॉन मास अगर अपन देखें तो ये एक्सेलरेशन ही होता है। तो बेसिकली हमने इस ग्राफ से स्लोप से एक्सेलरेशन निकाल दिया। या देखो ये इंटरप्रिटेशंस हैं, क्या ग्राफ दिया जा रहा है, क्या कांस्टेंट दिया जा रहा है, वो अलग चीज है। मगर मैंने पहली चीज क्या सीख ली कि स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। स्लोप का मतलब होता है मेरे पास डिवीजन, फोर्स अपॉन मास, या चेंज इन फोर्स अपॉन चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। मैं स्लोप जब भी निकालूंगा डिवीजन से आंसर निकाल दूंगा, यही मुझसे कहा गया। हाँ, है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो स्लोप मतलब डिवीजन, बिल्कुल सही है, ये आ गई अपने पास सारी चीजें। इसके बाद अगर मुझसे कहा जाए कि भैया इस ग्राफ की, ये तो अपन ने क्या बोला, नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप। अगर मैं आपसे एरिया भी मांगता तो आप यहां पर मुझे एरिया भी दे सकते थे। एरिया क्या देगा इस ग्राफ का? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। एरिया क्या देगा इस ग्राफ का? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वो आगे जाके कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है वो अलग बात है। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? ए इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। जरूरी नहीं है कि सारी फिजिकल क्वांटिटी यहां से निकल के आए, एरिया जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी दे, मगर अगर देगा तो प्रोडक्ट ही है। फोर्स इंटू मास, अब कुछ होता नहीं है, बट इस ग्राफ का एरिया देगा फोर्स इंटू मास, कुछ नहीं होता इसलिए नहीं निकाल रहे। अगर कुछ होता तो वो मांगते तो हम निकाल देते। ठीक है, चलिए तो ये अपने पास आ गया। अब जैसे ये है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एरिया अंडर द फॉलोइंग ग्राफ। अब इसमें अगर अपन देखें तो भाई ये मैंने आपको दे, आप बिल्कुल फॉर टेंशन मत लीजिएगा इस चीज की कि अरे सर ये क्या है, अरे कुछ नहीं है। ये मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू सरफेस एरिया, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहां पर आपके पास ये चीज देगी इसका सरफेस एरिया, ये चीज देगी इसका एरिया निकाल के।
इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू सरफेस एरिया। वो आगे जाके अपन सीख जाएंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मगर इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, ये दिस इनटू दिस। अगर मैं यहां बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या निकाल कर देगा, इस ग्राफ का एरिया मुझे देगा वेलोसिटी इनटू टाइम। इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या निकाल के देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर मुझे वेलोसिटी इनटू टाइम निकाल कर देगा, वो तो मैंने आगे जाके सीख लिया कि वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, टाइम को इधर ले आओ तो ये डिस्प्लेसमेंट बन गया। अगर फॉर्मूला याद हो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही कुछ था ना, तो ये डेल्टा टी इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट बन गया। वो तो मैंने बाद में सीखा, वो मैंने बाद में सीखा, नहीं पता कोई बात नहीं। अभी मैंने तुमको सिर्फ इतना सिखाना है कि भैया एरिया निकालना है, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम करना था। यानी इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम देगा। अब जो फिजिकल क्वांटिटी बन रही है वो निकाल दो, दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई अपनी। तो ये आपके पास बन गया, आपके पास ये भी। अच्छा, अब मैं आपको लेकर चलता हूं। अच्छा, इसके भी पहले एक काम करते हैं, थोड़ी सी अपन ना हाथ साफ कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। उससे क्या होगा ना कि तुमको और मुझको दोनों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम सीख गए हो कि नहीं सीखे हो, है ना। सो चलो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास एक ग्राफ है वोल्टेज और करंट का, तो इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, क्या होगी इसकी स्लोप। मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, मेरे लिए सिंपल है, स्लोप मतलब डिवीजन, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, बताइए। वेट कर रहा हूं चैट में तुम लोगों के आंसर्स का। अरे स्लोप मतलब डिवीजन, इतना क्या सोचना है। स्लोप मतलब डिवीजन, इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या आएगा भैया इसका स्लोप, इसकी स्लोप निकल के आएगी डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। मैंने कहा था ना चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और आगे जाके ये हम लोग सीख लेंगे, और हमने 10th क्लास में सीखा था ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी बाय आई इज इक्वल टू आर। तो हम आगे जाके सीख लेंगे कि ये चीज कहलाती है रेजिस्टेंस। हो गया काम खत्म, पैसा हजम। नहीं कि हाँ आया समझ में कि नहीं आया ऐसा। अब अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई ये लो एक और ग्राफ देता हूं, ये फोर्स और एरिया है, अब बताओ मुझे इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा मुझे निकाल के। तो आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर मुझे इतना पता है कि स्लोप मतलब डिवीजन होता है, और स्लोप मतलब डिवीजन होता है तो वाई एक्सिस पर कौन है, फोर्स है, एक्स एक्सिस पर कौन है, एरिया है। भाई चेंज की भी बातें कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी फिलहाल ये देख रहा हूं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देने वाला है, क्योंकि तरीके तो वही है मेरे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 tan थीटा dy/dx, है ना। यही अपने पास तरीके हैं स्लोप निकालने के, ठीक। सो यहां पर मेरे पास इस केस में क्या आने वाली है स्लोप, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ये तो प्रेशर होता है, आगे जाके सीखेंगे। तो ये प्रेशर मैंने बोल दिया कि भैया इसका स्लोप जो है वो प्रेशर निकाल के देगा। आज मैं तुमको वहां तक के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जहां तक के तुमने इमेजिन भी नहीं करे होंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे अभी तो हमने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा। अरे भाई बिना पढ़े वो चैप्टर आप वैसे ही सॉल्व कर रहे हो, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद अब अगर अपन लोग देखें तो यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, अभी अपन और प्रैक्टिस करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, है ना। अपन को इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि अपना हाथ साफ तभी होगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ में सबसे पहला, जब भी आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी y एक्सिस पर है और जो फिजिकल क्वांटिटी x एक्सिस पर है, दोनों की पावर 1 के बीच में रिलेशन हो, तो उस केस में आपका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। फिर से समझ लीजिए, अगर आप जो क्वांटिटी आप y एक्सिस पर ले रहे हैं और जो क्वांटिटी आप x एक्सिस पर ले रहे हैं, अगर उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसमें पावर 1 आ रही है, तो आप कहेंगे कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अगर अपन यहां पर देखें, मैं आपको सारे ग्राफ बना रहा हूं स्ट्रेट लाइन के, फिर एक संजीवनी बूटी दे दूंगा, उससे तुम्हारा काम हो जाना है।
अगर मैं देखूं तो लीनियर ग्राफ, भैया ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं वाई और एक्स के बीच में ग्राफ बनाता हूं और ये ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अब आप एक काम करो, यहां पर आपको दिख रहा है कि भैया देखो पावर दोनों की 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अब आप ये एक चीज देखो कि यहां पर आप x की जगह 0 रख दो। जब आप x की जगह 0 रखोगे तो y भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर x की जगह 0 रखने पे y भी 0 आ रहा है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। साथ में जो भी चीज x की पावर 1 के साथ होगी, ये चीज कहलाएगी स्लोप। ये चीज कहलाएगी स्लोप। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि y इज इक्वल टू 2x है, तो आप कहेंगे सर x दोनों की पावर 1 है और x की जगह 0 पे y भी 0 है। इसका मतलब है ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है और साथ में ये +2 है, मतलब स्लोप हमारी जो है यहां पर वो स्लोप है 2, क्योंकि वो x के साथ जो भी है वो स्लोप है। अगर मेरी स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर मेरी स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ में नीचे जाऊंगा। ठीक है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, अगर ग्राफ स्लोप नेगेटिव है तो नीचे जाएंगे। उसका कारण क्या है, जब आप x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, +2। जब x की जगह 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, +4। तो आप जब इसको करस्पॉन्डिंगली पॉइंट्स बनाओगे बच्चा, तो ये पॉइंट्स आपके इसी लाइन पर ऐसे आ रहे हैं, और ये x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है जो भी आगे लिखा हुआ है। मगर अगर ये नेगेटिव होता तो x1 रखने पे y -2 आता, तो नीचे जाती है आपकी लाइन। तो अगर स्लोप अपन जैसे कहीं पर अपन नहीं होता, जैसे भोपाल बहुत हिली एरिया है, जब भोपाल बहुत हिली एरिया है तो हमको ऐसा लगता है कि भैया ये चढ़ान है, स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे जा रही है। जितनी ज्यादा स्टीप होती जाती है अपन कहते हैं अरे यार बहुत स्टीप है यार, ये तो होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही यहां पर अगर आप देखें तो स्लोप आपको यहां x के साथ जो भी चीज है वो आपको स्लोप बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप गौर से यहां पर समझेंगे तो जब y इज इक्वल टू -mx है, उस केस में आपकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो x की जगह 0 रखो, y भी 0, x की जगह 1 रखो, y की वैल्यू माइनस में, x की जगह 2 रखो, y की वैल्यू फिर से माइनस में। तो अब ये x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, मतलब स्टार्ट तो 0 से होगा, मगर अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अब ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, एक चीज और क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखते हैं भाई लीनियर ग्राफ्स में। अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अब यहां पर क्या है, जो y एक्सिस पर है और जो x एक्सिस पर है, दोनों की पावर 1 है। ये बात तो समझ में आ गई। अगर दोनों की पावर 1 है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिल्कुल सही बात है। और x के साथ जो स्लोप है वो स्लोप पॉजिटिव है, ये बात भी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज बताई है सर आपने। ये भी पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ तो ऊपर ही जाने वाला है। अब अगर आप x की जगह 0 रखो तो y आपके पास क्या बचेगा, c, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। तो अब इस चीज को समझ लो अच्छे से, ये जो साथ में लिखा होता है ये कहलाती है स्लोप, और ये जो कांस्टेंट साथ में होता है ये चीज कांस्टेंट होती है, इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कि ये कौन से पॉइंट पर कट करेगा, कौन एक्सिस को, y एक्सिस को कहां से कट करेगा हमारा ग्राफ, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अगर x की साइड होता तो x इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके, चलो देखो जरा, x की जगह 0 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी c, तो ये आपका y आ चुका है c, तो ये आपका, और क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी स्लोप आएगी प्लस का m। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो भाई y ये क्या है, mx माइनस सी। mx माइनस सी का क्या मतलब हुआ, mx माइनस सी का मतलब ये हुआ कि भैया यहां पर स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप तो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। मतलब जब आप x की जगह 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू -c मिल रही है, -c ओरिजिन से नीचे मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास ये हो चुका है माइनस का c, -c। और अब आपकी स्लोप पॉजिटिव है तो ये ग्राफ नीचे नहीं जाने वाला, ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है, मगर -c से स्टार्ट होगा क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव है। क्लियर, स्लोप पॉजिटिव है। अब अगर अपन इसी चीज को और वैरायटी के साथ देखें, अगर -mx प्लस सी है तो मतलब कि अगर आप गौर से देखो तो यहां स्लोप नेगेटिव है, मतलब कि नीचे जाएगा,
मगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब कि जब x की जगह 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू प्लस सी आ रही है, तो ये आपके पास प्लस सी आ गया। और क्योंकि पावर दोनों की 1 है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, मगर स्लोप नेगेटिव है तो ये सीधे नीचे जाएगा। अब यहां पर आप जो थीटा निकालते हो वो ये होता है, ये तो थीटा है, बेसिकली स्लोप निकालने के लिए आप ये वाला एंगल लोगे 180 माइनस थीटा। मैंने कहा था ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालते हैं अपन। अगर मैं आपसे बात करता हूं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू माइनस सी मिलेगी, और ये स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब है ऊपर नहीं जा रहे हो आप, इसका मतलब है आप नीचे जा रहे हो। तो ये आपके पास माइनस एम एक्स माइनस सी हो गया। तो जब भी x और y की पावर 1 हो तो ग्राफ कैसा बनने वाला है? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, लीनियर बनने वाला है, ये हमने देख लिया। और इसके जितने भी केसेस हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको दिखाए। अब मैं आपको इस चीज को बताता हूं, गौर से देखिएगा जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं ये मेरे पास y है, ये मेरे पास x है, अगर मैं आपसे कहता हूं ये मेरे पास ग्राफ है, तो आप बोलोगे सर स्लोप पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया, इसका मतलब है इंटरसेप्ट 0, x 0 तो y भी 0। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरा ग्राफ ऐसा है, तो आप बोलेंगे सर y इज इक्वल टू, ऊपर जा रहे हो तो स्लोप पॉजिटिव एम एक्स, और क्योंकि ये नीचे कट कर रहा है ओरिजिन के, इसका मतलब है इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अगर कोई आपसे कहे कि मेरा ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू, ऊपर जा रहा है तो प्लस का mx, और इंटरसेप्ट भी आपका ऊपर है, इसका मतलब है प्लस सी, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। स्लोप भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर आपके पास ग्राफ ऐसा बन रहा है तो आप ये कहोगे सर ओरिजिन से आ रहा है, मतलब इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब कहीं कट करने वाला, ओरिजिन पे ही कट कर रहा है, मगर स्लोप नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ओरिजिन नीचे जा रहे हो आप। अगर आपका ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब है कि आप बोल रहे हो कि सर स्लोप नेगेटिव है तो माइनस एम एक्स, स्ट्रेट लाइन है इसलिए मतलब पावर 1, और क्योंकि ये नीचे नेगेटिव से आ रहा है, जब एक्स 0 है तो y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है माइनस सी। अगर आपसे कोई कहे कि भैया ये मेरे पास y इज इक्वल टू, तो आप कहोगे नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो माइनस का एम एक्स, और क्योंकि सॉरी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मगर स्लोप नेगेटिव है तो माइनस का एम एक्स प्लस का सी। तो ये जितनी भी स्ट्रेट लाइन की चीजें अपन ने अभी तक सीखी हैं, इसको आप पीछे बढ़ा सकते हो, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, आप इसको ऐसे पीछे बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, तो क्योंकि पीछे जा सकता है ना ग्राफ, तो बिल्कुल जा सकता है ना, एक्स की वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये आपके पास जो बना है इस समय, ये आपके पास बन गया है आपका ग्राफ, ले जाओ जहां ले जाना है इसको। तो ये आपके पास अब ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन वाला, लीनियर ग्राफ। अब अपन को कभी भी प्रॉब्लम करने वाले नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? क्या ये चीज क्लियर है दिमाग के अंदर अच्छे से कि ग्राफ कैसे बनेंगे, स्लोप कैसे निकलेगी? ओके चलिए, इसके बाद अब अगर अपन देखें तो अपने पास नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, मतलब कि आप ये कह रहे हो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होगी। देखो जरा, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1/3 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 1/4 है। भैया 1/4 ज्यादा छोटा हो गया ना, x बढ़ रहा है मगर उसके करस्पॉन्डिंग y जो है वो 1/1/1 है, मतलब कम होता चला जा रहा है। सो x बढ़ने पे y कम हो रहा है आपका। तो ये जो ग्राफ है ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक बढ़ा तो दूसरा कम हुआ, कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर पावर 1 के प्रोपोर्शनल नहीं है, यहां पर गौर से देखो, ये y इज इक्वल टू c अपॉन एक्स है, 1/x है, मतलब अगर ऊपर भी ले जाओगे तो x की पावर -1 हो रहा है, दोनों पावर +1 के प्रोपोर्शनल नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे, ऐसे ही ऐड कर लेता हूं, अगर कोई आपसे कहे कि ये मैंने ग्राफ बनाया ऐसा, तो आपने कहा सर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। अगर किसी ने कहा, ये पहला वाला था, अगर किसी ने कहा नहीं भाई मुझे तो बनाकर दिखाओ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो दिखने में ऐसा ही होगा, मगर
क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो इसकी स्लोप ज्यादा होगी, स्टीप होगा। क्यों स्टीप होगा? क्योंकि यहां पर अगर आप गौर से देखो तो जब x की वैल्यू 1 तो y 1, मगर जब x की वैल्यू 2 तो यहां 1/2 थी, मगर यहां 1/4 है, तेजी से कम हो रही है, इसीलिए ज्यादा स्टीप हो गया। यानी अगर कोई मुझसे यह कहता कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? उस केस में मेरा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, और स्टीप हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखने पे अब 1/8 आ रहा है और तेजी से कम हो रहा है। सो जैसे जैसे मेरी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे मेरा ग्राफ जो है वो ऐसे और स्लोप स्टीप होता चला जाएगा, स्टीप होता चला जाएगा, स्टीप होता चला जाएगा। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा। अभी अपन को इसकी प्रैक्टिस करनी है तो अपना हाथ साफ हो जाएगा इसके ऊपर, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब अगर अपन देखें, अब आता है अपने पास पैराबोला। स्ट्रेट लाइन सीख लिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सीख लिया। अब अगली अपन चीज जो सीखने जा रहे हैं वो है पैराबोला। अगर पैराबोला की बात करें तो यहां पर क्या होता है ना, देखो पावर जो है क्या है, एक का स्क्वायर है, जो एक दोनों पहले दोनों 1 थे पावर, एक इस केस में इनवर्सली थे, अब यहां पर क्या एक का स्क्वायर है। तो यहां पर जैसे कि अगर मैं बोल दिया कि वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसका ग्राफ, तो अगर आप गौर से देखो तो यहां पर रूट ले रहे हैं अपन एक्स का, आप नीचे वाला नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा, है ना। अगर आप गौर से देखो तो यहां पर आपके पास स्क्वायर है पावर में, एक क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पर है उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो इस केस में अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो y की वैल्यू 1 है, x की जगह 4 रखूं तो y की वैल्यू 2 है, x की जगह 9 रखूं y की वैल्यू 3 है, रूट लग जाएगा ना। x की वैल्यू 16 रखूं, आंसर निकालना आसान है इसलिए वो वैल्यूज ले रहा हूं, 16 रखूं तो y की वैल्यू 4 है, मतलब y तो 1 2 3 4 ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। x की वैल्यू 0 से लेकर 16 तक बढ़ गई, तब तक y तो सिर्फ 4 तक ही बढ़ा। तो इसका मतलब है ये ग्राफ तो कर्व बनेगा और x एक्सिस की तरफ झुक जाएगा, जिसका स्क्वायर है उसके अपोजिट वाले की तरफ झुक जाएगा। अगर y पर स्क्वायर है तो x की तरफ झुक जाएगा। अब अगर यहां पर देखो तो ये क्या है, y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू -x होने से क्या हुआ, जो भी चीजें आपकी पॉजिटिव थी वो सारी की सारी क्या हो गई, नेगेटिव। आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो यहां पर, अब आप गौर से देखो माइनस हो जाने से क्या हुआ, इस साइड का ग्राफ मिरर इमेज बन गया इस तरफ, है ना। यहां पर उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कर्व का अपन को ध्यान रखना है बस। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई। अब भैया यहां पर क्या हुआ, जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर है अब ऐसा कुछ हो गया, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अभी y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x था, अब y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, अब ये होने वाला है कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 16। x तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, y तो तेजी के साथ बढ़ रहा है। स्क्वायर किसका है, x का, तो ग्राफ किसकी तरफ बैंड हो जाएगा, ग्राफ बैंड हो जाएगा y की तरफ ऐसा। अब अगर मैं इसी चीज को माइनस कर देता, भैया ये माइनस भी है, तो माइनस में इमेज ऊपर की जगह कहां पहुंच जाते अपन, नीचे की तरफ आ जाते, और ये अपने पास बन जाता पैराबोला। सो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के केस में पैराबोला बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में स्ट्रेट लाइन बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, और इस तरह से अपना पूरा काम हो जाता है ग्राफ्स का। अब मैं आपको कुछ ग्राफ्स बनाकर दिखा रहा हूं, कुछ प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं, और इसमें आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आपको, फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करते चले जाना है, ठीक है। चलो भाई, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी, अगर मैं आपसे कहूं तो मास इज इक्वल P इज इक्वल टू होता है mv। अगर P इज इक्वल टू mv होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे किसके बीच में ग्राफ बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में, कीपिंग मास कांस्टेंट। तो वो ग्राफ कैसा बनने वाला है, तो देखो गौर से, आप y एक्सिस पर क्या ले रहे हो, मोमेंटम, ये चीज आप ले रहे हो y एक्सिस पर, और ये चीज आप ले रहे हो x एक्सिस पर, और दोनों की पावर क्या है 1, और ये जो है ये आपका कांस्टेंट है जो कि स्लोप होती थी। तो अगर पावर 1 है और प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है तो अपना जो है, और स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पावर दोनों की 1 है, और यहां पॉजिटिव है मतलब स्लोप ऊपर की तरफ जाएगी,
पॉजिटिव है स्लोप, मतलब बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। अब अगर अपन देखें तो इस केस में ये ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है, क्योंकि ये उसी से मैच कर रहा है y इक्वल टू mx से। यस, अगला क्वेश्चन करो, ट्राई करो उसको। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, मतलब कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ग्राफ बनाकर दिखाइए v पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, इसका ग्राफ बनाकर दिखाइए, और रिलेशन में आपको दे देता हूं v इज इक्वल टू आई आर। अब मुझे बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा v और i के बीच का। आई एम वेटिंग, बताइए मुझे v और i के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। ओके, अब अगर अपन यहां पर देखें बेटे, तो v इक्वल टू आई आर के केस में ये चीज आपकी कौन से एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है। ये i कौन से एक्सिस पर है, आपके x एक्सिस पर है। और ये चीज क्या है, आपकी कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाएगा। और स्लोप कांस्टेंट की वैल्यू क्या है अपने पास, r है, मतलब इस ग्राफ की स्लोप क्या आने वाली है, r आने वाली है। और क्योंकि x और y दोनों जो भी क्वांटिटीज हैं उनकी पावर 1 है, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड द कांस्टेंट जो साथ में है x की पावर 1 के वो r है। इसका मतलब है इस ग्राफ की स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस है, r है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें यहां पर, तो नेक्स्ट केस में अपने पास जो अगला क्वेश्चन आता है, वो अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है अपने पास, वो अगला क्वेश्चन बन रहा है ग्राफ बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो अगर मुझे यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में ग्राफ बनाना है, तो लैम्डा और पी के बीच में ग्राफ बनाना है। और लैम्डा और पी के बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो बड़े आराम से समझो यहां पर कि भाई ये बताइए कि यहां पर आपके पास जो y एक्सिस पर है वो ये है, ये h तो कांस्टेंट है, मैंने फॉर्मूला दे दिया आपको, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, h कांस्टेंट है। और ये जो आपके पास x एक्सिस पर है वो ये है, तो यानी कि कुछ ऐसा बन रहा है क्या, ये कांस्टेंट अपॉन x, यानी कि जो y एक्सिस पर है और जो x एक्सिस पर है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यही सिखाया था, यस और नो, लगाओ इसमें दिमाग, यही सिखाया था ना। तो ये आ गया आपके पास बढ़िया सा निकल के, चलिए बढ़िया है। अगला ग्राफ बिटवीन कूलम फोर्स एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे ग्राफ बनाकर दिखाइए, बिल्कुल आराम से समझिएगा ये चीज, ग्राफ बनाकर दिखाइए फोर्स वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में, इसके बीच में मुझे ग्राफ बनाकर दिखाइए, कैसा बनेगा, लगाओ दिमाग जरा, क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है कि कर्व बनने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कि क्या बनेगा, लगाओ दिमाग, गो अहेड। ओके, चलिए, तो अगर अपन यहां पर देखें तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मगर यहां पर आप जो y एक्सिस पर ले रहे हो वो y एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी ये तो y है, और 1 अपॉन आर स्क्वायर पूरा का पूरा x एक्सिस पर ले रहे हो आप।
और ये पूरी की पूरी चीज जो है ये कांस्टेंट है। सो अगर आप यहां पर ये y एक्सिस पर ले रहे हैं और ये 1/r² जो भी चीज आप ले रहे हो वो x एक्सिस पर ले रहे हो और ये चीज आपके पास कांस्टेंट है, तो यहां पर आप गौर से देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। अब आप कहोगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कैसे हो गया सर? हाँ, आप क्या बताना चाह रहे हो? अरे भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप यहां पर इस एक्सिस पर f ले रहे हो, आप इस एक्सिस पर r नहीं ले रहे हो, आप इस एक्सिस पर 1/r² ले रहे हो। तो 1/r² कंप्लीटली किसकी तरह ट्रीट होगा? x की तरह ट्रीट होगा। तो इसका मतलब है y इज प्रोपोर्शनल टू x हो गया। और अगर आप देखो यहां पर यह चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ग्राफ विल बी व्हाट? ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और इसकी स्लोप क्या आने वाली है? आया हुआ क्वेश्चन है 12th तक में, k q1 q2, जो भी साथ में कांस्टेंट है वो स्लोप है। अब ये प्लस है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव होते तो नीचे चला जाता। हमें जो पता है जितना दिख रहा है हमने उस हिसाब से बना दिया। तो ये मेरे पास आ गया इसका ग्राफ। अब देखो भाई, ग्राफ बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी। अब मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाना है और मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, एस एफ इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का एफ mv²/r, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले की टेंशन मत लो, आगे जाके सीख जाओगे, अभी तो तुमको सिर्फ ग्राफ सीखना है। अब उसने क्या बोला? मास और रेडियस कांस्टेंट है। अब आपको ग्राफ बनाना है एफ और वी के बीच में, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में। अगर आप देखें यहां पर तो ये है फोर्स, ये है वेलोसिटी। अब अगर आप यहां पर समझेंगे तो ये चीज आप ले रहे हो y एक्सिस पर, और अगर अपन देखें तो हम वेलोसिटी को किस पे ले रहे हैं? v नहीं, v² नहीं, v हम सिर्फ यहां पर v ले रहे हैं, v² नहीं ले रहे हैं, v ले रहे हैं। अगर हम यहां पर, तो मेरे पास ये चीज x एक्सिस पर है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू x², सो y इज प्रोपोर्शनल टू x²। x की वैल्यू बढ़ेगी। अब गौर से देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, मतलब y² है x का, इसका मतलब है y तेजी से चेंज होगा, तो ये ग्राफ बैंड हो जाएगा y एक्सिस की तरफ। ये क्योंकि y इज प्रोपोर्शनल टू x² पैराबोला होता था, तो ये ग्राफ बनेगा एक पैराबोला। सो f और v के बीच का आपका ग्राफ आ गया, जो कि आने वाला है y इज प्रोपोर्शनल टू x², यानी कि पैराबोला। ठीक है, ओके, अगला देखिए। अब यहां पर अपन अगली स्टेप पर आ गए हैं। अगली स्टेप पर कैसे आ गए हैं? अगली स्टेप पर ऐसे आ गए हैं कि अब आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। अब आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रेट दी फॉलोइंग। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में आप ग्राफ बना रहे हो और अब आपको इसमें इंटरप्रिटेशन देनी है कि भैया आप इससे क्या सीखे। तो अब यहां से दो चीजें हैं, अभी सिखाया था, एक तो वेलोसिटी और टाइम, मतलब टाइम के साथ लीनियरली वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी आप कह सकते हो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर 1, ये तो आप कह सकते हो। ठीक, एक चीज, एक इंटरप्रिटेशन। दूसरी इंटरप्रिटेशन यहां से क्या निकलेगी? इसकी स्लोप। तो भैया इसकी स्लोप क्या होगी आपके पास? इसकी स्लोप होगी, ग्राफ की स्लोप मतलब डिवीजन, यानी डेल्टा v बाय डेल्टा टी, यानी कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा v बाय डेल्टा टी। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन। अगर अपन बात करें इस ग्राफ से तीसरी चीज क्या निकल सकती है, तो हमने सीखा था कि हमें भैया तीसरी चीज जो यहां से निकलेगी वो आएगा एरिया। एरिया क्या होगा हमारे पास? y इंटू एक्स, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम। अब अगर आपको ये याद है कि वेलोसिटी इंटू टाइम अपने पास डिस्प्लेसमेंट होता है तो ठीक है, नहीं है याद तो कोई बात नहीं, ये तीन चीजें यहां से निकलेंगी। आगे जाके जब अपन पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगी अपन को कि वेलोसिटी इंटू टाइम अपने पास एरिया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा, दैट्स इट, अपने पास आंसर आ जाएगा निकल के। यस और नो? आया बच्चे? ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो ये तीन चीजें अपनी इससे निकलकर आई। इसके बाद अब मुझसे क्या कहा गया? अब मुझसे ये कहा गया कि एक और लेवल ऊपर करिए इस क्वेश्चन को। तो मैंने कहा ठीक है, एक और लेवल ऊपर कर देता हूं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और अब की बार दो ग्राफ दे दिए आपको, और अब आपसे ये कहा गया कि कंपेयर करो, इंटरप्रिटेशन करो इसका। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं यहां पर ए वाले को देखूं और बी वाले को देखूं,
तो इस केस में स्लोप मतलब टेन थीटा। अब ये वाले केस में और ये वाले केस में अगर मैं यहां पर इसकी स्लोप बनाने की कोशिश करूं तो ये एंगल है थीटा ए और ये एंगल है थीटा बी। सो थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। अब थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। अब जिसका एंगल ज्यादा उसका टेन थीटा भी ज्यादा होगा, तो स्लोप किसकी ज्यादा निकल कर आने वाली है, यानी स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। और हमने अभी देखा इसकी स्लोप क्या बताती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल विच इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तेजी से स्पीड पकड़ रहा है बी एज कंपेयर टू ए। यस, बहुत बढ़िया। एक और लेवल अप करते हैं अब अपन, एक लेवल और अप करते हैं। तो अब अपन से क्या कहा गया, भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमने कहा हाँ ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन बताओ आप। तो यहां पर एक चीज गौर से दिख रही है, और वो जो चीज दिख रही है वो क्या दिख रही है अपन को, वो ये दिख रहा है कि भैया ये वेलोसिटी, ये टाइम, और यहां पर आप देखो टाइम के साथ वेलोसिटी के जो बढ़ने का रेट है वो ज्यादा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कर्व है ये तो अपन ने अभी सीखा था ये वाले, जनरली और भी पावर्स हो सकती हैं, बट अपन ने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये, क्योंकि जब x बढ़ता था उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग y बदल रहा है। अभी अपन ने पैराबोला सीखा, इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसा। इसका मतलब और क्या हुआ, इसका मतलब और ये हुआ कि भैया यहां पर अगर आप गौर से देखो तो मैं यहां पर स्लोप जब बनाऊंगा तो स्लोप मतलब टेंजेंट, अगर मैं यहां पर स्लोप बनाऊं तो ये टेंजेंट, अगर मैं यहां पर स्लोप बनाऊं तो ये टेंजेंट। और हर बार अगर आप गौर से देखो तो जो स्लोप निकाल रहे हो आप पॉइंट पे, यानी टेंजेंट जो बना रहे हो, उस टेंजेंट का जो एंगल है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। देखो यहां पर स्लोप के लिए ये एंगल आएगा, यहां पर स्लोप के लिए ये एंगल आएगा, यहां पर स्लोप के लिए ये एंगल आएगा। तो आपका एंगल बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर जो टेन थीटा है वो बढ़ता चला जा रहा है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो अपने पास स्लोप निकल रही है वेरिएबल वाली यहां पर, वो बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि कंटिन्यूअसली वी आर वेलोसिटी स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। यहां पर अपन ये कह सकते हैं स्लोप बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा एक और आया अपने पास कि भैया इस ग्राफ को देख के आपको कुछ समझ आ रहा है क्या, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और यहां पर ये मीटर पर सेकंड है ना, और ये टाइम है। अब आप बताइए भैया इसमें क्या कह सकते हैं आप। तो मैंने कहा कि इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी टाइम के साथ कम मतलब बढ़ रही है, मगर बढ़ने का रेट कम हो रहा है। कैसे, क्योंकि जब मैं इसमें स्लोप बनाऊंगा तो आप गौर से देखो यहां पर आपकी स्लोप ऐसी आएगी, इस पॉइंट पर यह एंगल है, इस पॉइंट पर आपकी स्लोप थोड़ी सी कम हो गई, इस पॉइंट पर स्लोप और कम हो गई, इस पॉइंट पर जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचोगे तो ऐसा बनेगा जैसा मैक्सिमम मिनिमम में बन रहा था, तो आपकी स्लोप तो जीरो ही हो गई। मतलब कि आपकी स्लोप सबसे ज्यादा थी और धीरे धीरे स्लोप कम हो रही है। इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आया कि इस ग्राफ में हम ये कह सकते हैं स्लोप इज डिक्रीजिंग। इस ग्राफ में हम ये कह सकते हैं द स्लोप इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, हमारी स्लोप कम होती चली जा रही है, क्योंकि टेंजेंट का जो एंगल आएगा वो कम होता जा रहा है। अगर मैं बनाकर दिखाऊं तो यहां पर ये आएगा, ये ऐसा हो गया एक पॉइंट पर, फिर आगे आप बढ़ाओगे तो ये वाले पॉइंट पर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो एंगल था आप गौर से देखो थीटा 2 की वैल्यू कम है, ये एंगल और कम होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे log लैम्डा इज इक्वल्स टू log h माइनस log p, एक इक्वेशन दे रखी है मैंने आपको, और मैंने अब आपसे ये कहा कि मुझे तो ग्राफ बनाकर दिखाइए। आपने कहा किसके बीच में ग्राफ चाहिए सर, मैंने कहा मुझे ग्राफ बनाकर दिखाइए log लैम्डा वर्सेस log p के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, क्या स्लोप रहने वाली है, क्या इंटरसेप्ट रहने वाला है, मुझे सारी चीजें निकाल कर बताइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपने मांगा मुझसे, मैं निकाल के दे देता हूं।
तो हमने कहा हाँ ठीक है, लॉग के साथ बनाना है ना। अब अगर अपन देखें तो ये जो है लॉग लैम्डा, ये कौन से एक्सिस पर है, ये चीज आपकी है वाई एक्सिस पर, और ये लॉग पी कौन सा एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, ये चीज कांस्टेंट थी। तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन बनाऊं, इसकी इक्वेशन को कंपेयर करूं, तो यहां पर लॉग लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग पी आगे लिख दिया प्लस लॉग एच, ऐसा कुछ। ये चीज मेरी है वाई एक्सिस पर, तो ये पूरी चीज बन गई वाई। ये चीज है मेरी एक्स एक्सिस पर, तो ये बन गया एक्स, आगे क्या है माइनस, प्लस ये चीज क्या है मेरी कांस्टेंट। अब जब आप x की जगह 0 रख रहे हो तो y भी क्या हो जाएगा 0, y की वैल्यू प्लस सी आ जाएगी, यानी कि आपके पास इंटरसेप्ट प्लस सी है, क्योंकि अपन लोगों ने ये सीखा है माइनस एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस सी, सो ये आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस सी यहां पर। अब अगर आप देखो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की अगर अपन बात करें बच्चे, तो यहां पर दोनों की पावर 1 है, ये चीज भी 1 है, इसकी पावर, ये पूरा का पूरा पावर 1 है इसकी, और इसकी पावर भी 1 है अपने पास। माइनस का मतलब है स्लोप नेगेटिव होगी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब कि लॉग एच हो गया इंटरसेप्ट, और ये स्लोप नेगेटिव है, नीचे जाएगा। सो द ग्राफ विल गो डाउन, नीचे नीचे जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? और प्रैक्टिस कराऊं, और कुछ क्वेश्चंस पे हाथ हल्के कराऊं? चलो कराता हूं। अगर मैं आपसे ये कहता, ओके ओके ओके, अगर मैं आपसे कहता कि v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, ऐसा कुछ कुछ है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन, आराम से सोच के बनाइएगा, v और r के बीच में ग्राफ बनाइए, और एक ग्राफ मुझे बनाकर दिखाइए v और 1/r के बीच में। आराम से सोचिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, आराम से सोचिए और सोचकर मुझे ये ग्राफ बताइए कि ये ग्राफ कैसा बनने वाला है, हाउ दिस ग्राफ विल लुक लाइक। क्योंकि मैंने आपको रिलेशन दे दिया, आप v q k, इसमें कंफ्यूज मत हो, आप तो ये देखो कि कौन सी चीज y एक्सिस पर है, कौन सी चीज x एक्सिस पर है, और उसके अकॉर्डिंग बना दो जरा जल्दी से ग्राफ, क्विकली डू इट। यस, अब अगर अपन देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पर ये y एक्सिस है, ये चीज कांस्टेंट है, और ये x है, तो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। अगर y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि x एक्सिस पर r ले रखा है, तो r को x से रिप्लेस कर दिया, ये चीज कांस्टेंट है और ये y, तो इसका मतलब है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा बनेगा, दैट्स इट। अगर मैं आपसे कहता कि भैया मुझे तो 1/r के साथ ग्राफ चाहिए, तो उस इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं अपन, देखो भाई, v इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 1/r। अब आप गौर से देखो, ये चीज है आपके y एक्सिस पर, ये चीज है आपकी कांस्टेंट, और 1/r जो है आपका, ये कौन सा एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। सो y की पावर 1 और ये x की पावर 1 है, दोनों की पावर 1 है और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, v और 1/r दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये आपका जो ग्राफ बनने वाला है, ये ग्राफ बनने वाला है स्ट्रेट लाइन। सो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा। और ये अगर आपको सिर्फ 3 चीजें पता हैं कि जब भी आपके पास y इज प्रोपोर्शनल टू x होगा तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई आपसे कहे कि y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा सर। अगर कोई आपसे बोले y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे पैराबोला बनेगा सर। इसके अलावा भी वेराइटीज हो सकती हैं, मैंने उसको मना नहीं किया, मगर हमारा तो 99% काम इसी से हो रहा है,
तो हम अपना 99% चीजें कंप्लीट करके बैठ गए हैं। अगर आपने जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, अगर उस चीज को अच्छे से दिमाग में रख लिया, कोई डाउट आए तो प्लीज अगली क्लास तक मुझसे पूछिएगा, आप तक डीपीपी भी पहुंच जाएगी। और उसमें बहुत ध्यान से एरिया निकालिएगा, मैंने बहुत सारे हिंट आपको कर दिए हैं ऑलरेडी, है ना, तो वो जरूर बताइएगा मुझे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक और जर्नी की तरफ। ये है वो क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आंसर आप ही को निकालना है और इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब कि एक पिए हुए हैं भाई साहब, वो 5 स्टेप्स आगे जाते हैं और 3 स्टेप्स पीछे आते हैं, फिर 5 स्टेप्स आगे जाते हैं और 3 स्टेप्स पीछे आते हैं। इस तरह का काम चल रहा है, बैकवर्ड्स, सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। प्लॉट द एक्सटी, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन ग्राफिकली और अदरवाइज हाउ लॉन्ग, ये निकालना है तुमको, हाउ लॉन्ग द ड्रंकर टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब कि आपको ये बताना है कि जो पिए हुए भाई साहब हैं, वो पिए हुए पियक्कड़ भाई अंकल कितनी देर के बाद उनकी जहां से स्टार्ट किया है वहां से 13 मीटर की डिस्टेंस पर एक पिट है, एक गड्ढा है। तो आपको ये बताना है कि ये जो पिए हुए भाई साहब हैं, ये उस 13 मीटर दूर वाले गड्ढे में कितनी देर के बाद गिरने वाले हैं। आई होप आई एम क्लियर अबाउट माई क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है? इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखिए, दिमाग में बैठाइए इसको, ठीक है? ओके, तो ये रही अपनी आज की कक्षा। कल फिर मिलेंगे अपन अपनी अगली कक्षा में, मगर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करना और प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मुलाकात होगी अपनी अब अगली कक्षा में, तब तक के लिए तुम्हारे बाबा जी की तरफ से जय हो।